अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 2 से 3 मौज़ूआत को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि कानून और आइन इसके बारे में क्या है। हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत बुरे हालात हो चुके हैं जिसके अंदर स्टूडेंट जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल बड़ा आम है। कानून किस तरफ देखता है कि हम अपने आने वाली नस्लों को जो है वो प्रोटेक्ट करने में नाकाम हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गर्दाने जा सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल हमारा क्या इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पेरेंट्स एक जिम्मेदारी के तौर पर बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जो बाजार गर्म हो चुका है ये ड्रग्स के इस्तेमाल का, इसके अंदर कौन से मुकर्रकात हैं, क्या इसके अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं। अभी जो है वो कल एक हियरिंग हुई, ऑनरेबल जो है वो जस्टिस इस्लामाबाद के आगे जस्टिस राजा नईम अमीन मिनहाज साहब थे, उनके सामने हियरिंग हुई। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या हम प्रिंसिपल को इस मामले के अंदर के स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएं, तो प्रिंसिपल इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या कानून किसी दूसरी तरफ इशारा करता है। इस मौजू को डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जो है वो कल बड़ा कांटेदार मुकाबला रहा और हमारे जो एक ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप, उसके अंदर जो है वो जो उनके उम्मीदवार थे वो जो है वो हमारी जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनका इलेक्शन जीत चुके हैं। उसके अंदर कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको इंडोर्स किया गया है। क्या इसको इसी तरह से मान लिया जाए या एक इंडिपेंडेंट मुकाबला था जिसके अंदर हार जीत से इस तरह मीम का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पहलू के भी ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा हम जो है वो एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ऑनरेबल हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट जस्टिस हैं, जस्टिस नदीम अरशद साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने मेंटेनेंस के बारे में, बच्चों की जो कफालत होती है, बच्चों की जो अखराजात हैं, उसके मुतालिक उन्होंने एक नए पहलू को उजागर किया है। पहले ये समझा जाता था कि 18 साल के बाद गालबन थोड़ा सा जब गार्डियन होते हैं तो उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, तो जब तक वो बच्चा बालिग ना हो जाए उस वक्त तक जो है वो जिम्मेदारी होती थी कि बाप की कि बच्चों की वो जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त करेगा। अब उन्होंने कहा है कि बालिग अगर हो भी जाए लेकिन बच्चे की जो यूनिवर्सिटी की फीस है या उसके तालीमी अखराजात हैं उनको बर्दाश्त करना भी बाप की जो है जिम्मेदारी। क्या ये एक इजाफी बोझ है जो बाप पे डाला जा रहा है या वाकई जो है कानूनी और आईनी तौर पर इस तरह ही होना चाहिए। इस जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। हमारा आज साथ देंगे स्टूडियो के अंदर मियां मोहम्मद नईम अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, बहुत जल्द आप इन्हें सुप्रीम कोर्ट के टाइटल के साथ भी देखेंगे। पहले भी आप लातादाद दफा इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपकी आमद का। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे मैटर हैं, सिविल के अंदर अगर बात की जाए तो ट्रायल के अंदर बड़ी महारत रखते हैं, एक मेहनती और अच्छे वकील के तौर पर गर्दाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी का आज भरपूर फायदा उठाएंगे और कुछ ही देर के अंदर शायद मुझे जो है कुछ दूसरे दोस्त भी ज्वाइन करेंगे। मेरे सब मैं आपसे बात का आगाज कर लेता हूं क्योंकि इलेक्शन जो है वो हमारा कल हुआ। जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके अंदर हमारे जो कुलीग्स थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसके अंदर का हिस्सा लिया। आप भी इलेक्शन जो है वो काफी मैं देखता हूँ कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, दोस्तों को सपोर्ट भी करते हैं। मैं एक ओवरऑल तजिया चाहता हूँ। पहले 2 ग्रुपों के अंदर ये बात थी कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट पड़ेगा। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर जो है वो लोग उसको कम्युनिटी के अंदर ठीक नहीं समझते। और स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे दोस्त हैं जो कि इस स्टेज पर चले जाते हैं जब वो आइन और कानून के स्पिरिट को भी समझते हैं, तो अब जो है वो जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़े से इससे मुख्तलिफ। आप समझते हैं कि ये एक अपसेट है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हमारी कम्युनिटी ने 26वीं आईनी तरमीम को। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का। भट्ट साहब मेरे ख्याल में ये इलेक्शन को, इसके रिजल्ट्स को 26वीं आईनी तरमीम के साथ जोड़ना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। इसका इन रिजल्ट्स का 26वीं आईनी तरमीम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो रिजल्ट्स होते हैं या जो इसके नताइज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा से ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अदर फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अदर फैक्टर्स में जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जिनको लाइसेंस मिलता है, उनके लाइसेंस इश्यूइंग अथॉरिटी जो है वो एक जस्टिस होते हैं जो कि इस दफा ऑनरेबल जस्टिस मंदोखेल साहब थे और साथ
2 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बैठते हैं, जो कि 3 मेंबर्स बैठ के किसी भी वकील को सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस जो है वो जारी करते ये जो हैं। 2 मेंबर हैं मियां साहब, ये कौन डिटरमिन करता है? ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, ये जो है वो नॉमिनेट करती है कि कौन से 2 मेंबर्स जो है वो इस जो है वो हिस्सा होंगे इस इंस्टीट्यूशन का, जो कि लाइसेंस जारी करेगी। अच्छा, ठीक। तो अब ये 3 मेंबर्स का, जिसमें हमारे सीनियर वकील एहसन बून साहब जो थे वो मेंबर हैं, उसके साथ मंदोखेल साहब है, और एक तीसरे मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। अब हर साल नए वोट बनते हैं। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप पिछले एक अरसे से वो बरसरे इक्तदार है और उनके पास पाकिस्तान बार काउंसिल है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल मेजॉरिटी में उनके पास होने की वजह से जो उनके लाइसेंस इशूइंग उनकी है उसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। ऐसे बंदों को लाइसेंस जारी किया जाता है या उनका होता है जिसके साथ वो कदरे कंफर्टेबल होते हैं और वो समझते हैं कि ये वोट हमारा सिक्योर है। हर साल 200, 300, 400 के लगभग पूरे पाकिस्तान में वोट बन जाते हैं। और अब की बार थोड़े से वोट ज्यादा बने। क्यों ज्यादा बने? कि मंदोखेल साहब का ताल्लुक भी जो था वो बलूचिस्तान से था, और बलूचिस्तान में जो लाइसेंस जारी किए गए वो ऑलमोस्ट सभी वकला को जिन्होंने अप्लाई किया था उनको जारी कर दिए गए। ठीक। लॉजिकली उसकी एक वजह तो ये भी है कि वो जो इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर बहुत से वकला शहीद हो गए थे, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जो वकला थे उसमें एक गैप आ गया था, तो वो उनके ड्यू था। जिन जिन वकला का ड्यू था तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस क्वेटा से हो गया, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के वकला की जो है वो इनरोल हुई। अब ये जो वोट होता है ये ऑब्वियसली ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो है वो कह ले कि एक ओब्लाइज वोट होता है। ये एक मेजर फैक्टर है हमारे डिसाइसिव इसमें होने में, और ये डिसाइड करता है हमारे रिजल्ट्स को। और ये पिछले एक अरसे से, पिछले 5 साल से स्वाय एक्सेप्शन के जुबैरी साहब जीते थे, जो कि प्रोफेशनल ग्रुप से जीते थे। वो इस वजह से जीते थे कि वो दोनों ग्रुपों की जो लीड क्लास थी वो उनके नुमाइंदा जो है वो कैंडिडेट बन गए थे। तो वो एक्सेप्शन के अलावा पिछले 5-7 साल से इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत रहा है, और उसकी मेन फैक्टर जो है वो यही है कि उसमें जो वोट है जो बनाया जाता है, जो लाइसेंस जारी किया जाता है, वो मेजर फैक्टर है। 26वीं तरमीम का बिल्कुल इसके साथ किसी किस्म का कोई, मैं समझता हूं कि ये कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर दिया वकला ने कि 26वीं तरमीम जो है वो दुरुस्त है या गलत है, या इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत गया तो 26वीं तरमीम जो है वो उसको जो है वो ठीक कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है। इसका इस रिजल्ट के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिजल्ट आया है, ये बड़ा वाइटल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हमारी सबसे बड़ी बॉडी है बार एसोसिएशंस की। इनके कंसर्न्स जो होते हैं, जो वकला के जो मामलात होते हैं, और जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इनका पॉलिसी बयान होता है, वो बड़ा मैटर करता है। और गवर्नमेंट के लिए एक थोड़ा सा फेस सेविंग जो है वो रहती है अगर सुप्रीम कोर्ट। मैं मियां साहब आपको कट करना चाहूंगा। एहसन बून साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं। बून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बून साहब जी बून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे एक तो मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा, आपके ग्रुप ने जो है वो बड़ी एक विक्ट्री हासिल की है। दूसरा, आप ये बताइएगा कि एक इंप्रेशन था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको शायद लॉयर कम्युनिटी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आपकी विक्ट्री, आप क्या समझते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है लॉयर कम्युनिटी की तरफ से? क्योंकि बहरहाल दोनों साइडों पे आर्गुमेंट मौजूद थे कि कुछ 26वीं आईनी तरमीम के फवायद भी हैं। तो आपका क्या कहना है? अर्ज करूं भट्ट साहब, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं जी कि लॉयर कम्युनिटी ने पहली दफा नहीं इंडोर्स किया। लास्ट ईयर भी जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, उससे ठीक 5 दिन बाद इलेक्शन था। और आपने कहा कि पिछली लोगों का ये ख्याल था कि जी इस तरमीम के बाद ये लूज कर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकला ने इंडोर्स किया, क्योंकि ये बेनिफिशियल लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेशन है, और इसी वजह से कि लोगों ने वोट दिया हमें। चूंकि लिटिगेंट पब्लिक का ये मसला है कि उनके केस सुनने चाहिए, 3 दहाइयों में 4 दहाइयों में पड़े हुए हैं, वो सुने नहीं जाते। अब दूसरी दफा जिस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लोगों ने ये
हमें सपोर्ट किया, वो समझते हैं कि यहाँ सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी पड़ेगी जिसको जो ये केसेस हैं अपना सियासतदानों के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो हर वक्त बाकी वक्त बर्बाद होता है, ताकि कम से कम आम मेरे जैसे आप जैसे शख्स के जो मसाइल हैं और केसेस हैं वो कम से कम 50-5 दहाइयों से पड़े हुए हैं, वो तो कम से कम डिसाइड हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी कंप्लीट कीजिएगा बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा था, इसलिए मैं समझता हूं कि लॉयर्स कम्युनिटी इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द लिटिगेंट पब्लिक, और वो बाकी मसाइल, वो अशराफिया के मसाइल को समझने के लिए की बजाय वो समझते हैं कि लिटिगेंट पब्लिक और वकला के मसाइल क्या हैं, इसलिए वो समझते हैं कि ये काम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भून साहब, अभी उस तरह से जो है सम्राट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी सामने नहीं, आप समझते हैं अभी थोड़ा वक्त चाहिए अमेंडमेंट को उस तरह से अपने सम्राट दिखाने के लिए? मैं समझता हूं कि वो इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके नतीजे में आप समझते हैं कि बीच में से 8, 9, 10 जजेस जो हैं वो दोबारा उसी अदालत में से लेके तो बेंच बन गया है। ठीक। वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को तो डील करता है, लेकिन वक्त जो है फिर बाकी केसेस के हवाले से जज साहबान को नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही इसका परमानेंट हल है। बिल्कुल ठीक है। ताकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज साहबान हैं वो आम जो केसेस, रूटीन के केसेस हैं वो करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तमाम वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर 184(3) के मैटर, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और आर्टिकल 199 से जो जितने मामला ऊपर जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भून साहब, ये बताइएगा, जाहिर है पॉलिटिक्स के अंदर आप स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं, अपनी सियासत के अंदर अपने सियासत भी करनी होती है। एक बात कही जा रही है कि जनाब आपने जो एग्रीमेंट किया है डीएचए के साथ और लॉयड्स के जो प्लॉट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, वो बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर था आपकी जीत के अंदर। आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई कारफरमा थी इस तरह की चीज? मैं समझता हूं कि अगर है तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि हमारे ग्रुप का तो जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो वेलफेयर ऑफ लॉयर्स है, और हमने पहले भी ये सारा देखें, वो सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टल हो, सुप्रीम कोर्ट हॉस्टल की बिल्डिंग हो, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, या बार काउंसिल में के दफातर हो, या पासपोर्ट ऑफिस हो, नादरा ऑफिस हो, वो मेडिकल हॉस्पिटल हो, वो बाकी इनके लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑफिस जो हुए हैं हाई कोर्ट्स में एस्टेब्लिश हुए हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे सिर्फ हमारे ग्रुप ने किया। इन्होंने तो पूरी जिंदगी जो है वो सारा अपने घर को ही प्रमोट करते रहे और अपनी जात को। हम तो समझते हैं कि प्लाट जो है, ये मैं समझता हूं कि वकला कम्युनिटी ने पैसे दिए थे, उन्होंने इतने देर से जमा करवाए हुए थे और सारे लोग नारे लगा के चले जाते थे। ये हमने अल्लाह के फजलो करम से किया, और हम समझते हैं कि अगर पैसे बड़े हैं, प्लाट बड़े हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई किसी का एहसान नहीं है वकला पे। वकला के लिए काम करना जो है ये बॉडी का काम है, उनके रिप्रेजेंटेटिव का काम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भून साहब, एक मैं फर्दर आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा। आपने अपनी विक्ट्री स्पीच जो है उसके अंदर ये जिक्र किया कि 27वीं तरमीम के अंदर भी आप कुछ इंडिकेटर दे रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर है हमारे ज़हन के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट है, आप फर्दर क्या इसके अंदर तरमीम लाने की? हमारे ज़हन में वही बात है जो पहला हमारा मुतालबा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप खत्म करके इंडिपेंडेंट कोर्ट बनाएं, ठीक, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो है इंडिपेंडेंटली काम करें और उनका वक्त आया ना हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मैटर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करे। ये हमारा मुतालबा है। 27th अमेंडमेंट जो करके इन्हें करनी चाहिए, ये हमारा कोई और मुतालबा नहीं। हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और ये सारी पार्टियां इस पे राजी हुई थी। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, और उसके बाद उसको इमरान खान साहब और बाकी पार्टियां जो है, मियां फजलुर रहमान साहबान, तमाम ने इंडोर्स किया। तो अब इनको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक जो तनकीद आ रही है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, या जो अभी 27वीं का आप इंडिकेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपने बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसकी वायलेशन हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई ऐसा तो कोई चीज आई ही नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या बिगाड़ दिया है। पहले भी एक जुडिशियल कमीशन था, जुडिशियल कमीशन में पहले भी ओवरसाइट जो थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी की थी, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए मार मार के ऊपर से जजमेंट वो उसको म्यूटिलेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। उसके बाद 27th में उन्होंने उसी कमीशन को जॉइंट कमीशन बना दिया ताकि बैठे हुए सारे इकट्ठे वोट करें। इसके अलावा तो और कुछ नहीं इसमें। बाकी जजेस की तादाद जो है वो तकरीबन आज भी 5 है, उसमें बाकी तो थोड़े थोड़े हैं, मतलब अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, बार की नुमाइंदगी है, और क्या है इसमें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन धून साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे वक्त लेकर तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ाते हैं बात को। मियां साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, आपने भून साहब की बात सुनी, वो कहते हैं सियासत है, सियासत के अंदर जाहिर है हम अपने जो है वो सारी चीजें करते हैं। प्लॉट्स की अगर कीमतें बढ़ी हैं, एक तनकीद आ रही थी, तो वो भी ठीक है। दूसरा लाइसेंस का जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, वो भी सियासत का हिस्सा है, मेजोरिटी है। क्या कहेंगे? जी ऐसे ही है बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्लॉट्स वाली बात है, इसमें ये कुछ दिन पहले एक MOU साइन हुआ और उसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी कि दोनों ग्रुपों ने उसको ओन किया। और जहां तक मेरे इल्म के मुताबिक दूसरे ग्रुप के जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया जो MOU साइन जब हुआ। तो मेरे ख्याल में तो ये तो एक अच्छी बात थी कि वकला ने जो लाइसेंस होल्डर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, अगर उन्होंने कोई प्लॉट्स लिए हुए हैं तो उन प्लॉट्स को अगर डेवलप करना है और उसकी अच्छी एक जो है वो सोसाइटी की शक्ल में आ जाती है और DHA उसको डेवलप कर देता है, तो ये एक वकला की बेनिफिट का ये तो मामला है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ऑब्वियसली इसका एक बेनिफिट मिला होगा, बेशक वो 5, 10, 50, 100, 200 जितने भी हम इसको काउंट कर लें प्लस कर लें, उन वकला ने जो है वो उसको पार्टिसिपेट उसमें, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश थी कि ये हमारे जो हमारे प्लॉट्स जो हैं इसको जो है वो कोई प्रॉपर डेवलप किया जाए, तो मेरे ख्याल उसका तो फायदा है। उसका तो बाकी जो सियासत की बातें हैं 26वीं तरमीम की, उस हवाले से मैं गुजारिश कर चुका हूं कि ये मैन टू मैन है। हो सकता है कि कुछ वकला ने उसकी फेवर की हो, कुछ ने जो है वो उसके अगेंस्ट दिया वोट, लेकिन एज ए होल हम ये नहीं कह सकते कि ये 26वीं तरमीम को इंडोर्स किया गया है। ये मैं समझता हूं कि अगर ये सिर्फ हम कहते हैं तो ये ज्यादती होगी। ये वकला की राय है, इसमें अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा ठीक, मियां साहब ये आप थोड़ा बताइएगा कि जो एक कहा जा रहा है जी रिएक्शन के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम आई है, कि जी पहले जो निजाम था उसके अंदर भी घुटन थी, लोगों को गुंजाइश नहीं मिलती थी, चंद लोगों की उसके अंदर इजारादारी थी, तो अब अगर उसको बढ़ा दिया गया है जुडिशियल काउंसिल को, उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, तो आप समझते हैं वो ठीक है? उसके अंदर मैं क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है वो ठीक हैं। 26वीं आईनी तरमीम को एज ए होल आप देखें तो चीजें उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पिछले एक अरसे से हमने देखा कि विक्टिमाइज किया गया मुख्तलिफ लोगों को। जी, पसंद नापसंद के बेंचेस थे, एक बेंच होता था, हमें पता होता था कि उसका फैसला क्या होना है, ठीक ठीक, और इस तरह से मिस यूज ऑफ पावर किया गया। अब एक बंदे के हाथ से चीज लेके एक जुडिशियल काउंसिल ने जो है वो 3 रुकनी जज बना दिए, चीफ जस्टिस और आईनी बेंच का सरबराह, और एक साथ जो है वो सीनियर मोस्ट जज बिठा दिया कि ये जो बेंचेस की तश्कील होगी वो ये करेंगे। अब बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इख्तियार अकेले का नहीं रह गया। इसी तरह से जो हमारी अदालतें सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन थी और सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल केसेस सुने जाते थे। हमने देखा पिछले 2015-16 से लेके सुप्रीम कोर्ट ने तो और आम लिटिगेंट का केस ही नहीं सुना, हर दूसरा केस जो था वो पॉलिटिकल था, हर दूसरा। PLD और SCMR हमारी किताबें जो है वो भरी पड़ी हैं, पॉलिटिकल 100 पेजेस की जजमेंट थी। कोई 100 पेज के बाद 200 पेज के बाद हमें रिसाले में एक आम लिटिगेंट की जजमेंट मिलती थी। तो अब उसको साइड पे कर दिया गया कि जो आपके पॉलिटिकल मैटर्स होंगे
वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो ठीक है, वो सुनता रहे, वो चीजें जजेस अवेलेबल हैं, 5 जजेस वो सुनेंगे उसको। जो आम लिटिगेंट का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनी है, जिसके लिए ये सारे मामला हुए हैं, उसका ही अगर केस नहीं लगना तो उसको क्या जो है वो 26वीं तरमीम से उसने क्या लेना, ये सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना। अगर उसका केस ही नहीं कुछ सुनता, उसका ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं होता, वो 10-10 साल पर सब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जेंट केस लगता था जी, इससे पहले 5-5, 6-6 साल बाद अर्जेंट केस की बारी आती थी। ठीक, अर्जेंट केस की, और अगर लीव ग्रांट होगी तो 10 साल बाद अपील लगती थी अगर लीव ग्रांट हो जाती थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा ले कि कितना स्लो जो है वो हमारा प्रोसेस था। लेकिन ये 26वीं तरमीम से अब आप दरखास्त दे सकते हैं कि मेरा केस नहीं लग रहा, मेरे केस की जल्दी हियरिंग की जाए, तो बिल्कुल जो है वो चीफ जस्टिस या जो बेंच है वो उसको हियरिंग करेगा और उसके ऊपर जो है वो बेंच तश्कील दे सकता है। और ये 26वीं तरमीम एज ए होल ठीक है, हाँ कमियां कुताहियां हो सकती हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये आप बताएं कि एक जो कहा जा रहा है कि जनाब जब आपके मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो अगर आईनी तरमीम से हट सकती है, मिसाल के तौर पे ये बात कही जा रही है कि 26वीं आईनी तरमीम थी इस तरह से कि उन जजेस को अपॉइंट किया जाए और उनको जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, आपको पता है एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी का जो प्रिंसिपल है, वो कहते हैं जी सारा जो है वो इख्तियार पकड़ लिया है एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ के अंदर, पार्लियामान ने। उसके अंदर काउंटर आर्गुमेंट है कि जनाब आप किस तरह से देखते हैं? एक मुद्दत से एक जो है वो डिबेट इस मुल्क के अंदर चल रही है कि सुप्रीमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है या कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है। आपका आइन कहता है कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद में काम करेंगे, ठीक ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से ये एग्जेक्टिव ने सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव के मामला में मुदाखलत की, जिसकी जजमेंट्स भी हमने देखी। बेशुमार 2-3 पिछले जो वजीर आजम थे, हमने उनको जो है वो घर भेजा, गवर्नमेंट जो है वो चली नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बेंचेस को जो है वो जिस तरह से इस्तेमाल करके जो है वो जजमेंट्स जो जिस तरह से आई और वो बाद में जजमेंट्स जो थी वो ओवरडू भी हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ऐसी बात नहीं है, एग्जेक्टिव का इख्तियार अपनी जगह पे है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का अपनी जगह पे है। मैं हमेशा से भट्ट साहब ये कहता हूं कि आप वक्त दें, चीजों को चलने दें, इसी में से बेहतरी आती जाएगी। आप सजेशंस तो दें, जहां पे आपको लगता है कि ये पॉइंट या ये अमेंडमेंट हमें गलत लगती है कि इधर जो है वो ये नहीं होनी चाहिए, इधर से हम डी ट्रैक हो रहे हैं, आप उसको वक्त के साथ अमेंड कर सकते हैं। कोई चीजें हरफे आखिर तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है ये हरफे आखिर तो नहीं, आप इसको अमेंड कर सकते हैं। जैसे पहले 26वीं तरमीम हुई, 27वीं कर लें, चीजों को ऐड कर ले, डिलीट कर ले, तो ये इस तरह से चले तो सही आगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, टाइम वो टेस्ट एंड ट्राई वाला जो प्रिंसिपल है वो आपको कारफरमा रखना पड़ता है। कोई भी चीज मुंजमद नहीं की जा सकती, इस्लाह का मार्जिन जो है हमेशा रहता है। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर दोनों साइड के ऊपर आर्गूमेंट मौजूद हैं, जिस तरह भी जो है वो एहसन बून साहब ने फरमाया और मियाँ साहब ने भी उस पर रोशनी डाली। इस्लाह का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, जो चीज कमी कुताई है उसको अगली अमेंडमेंट के अंदर भी पूरा किया जा सकता है। दूसरे मौजूद की तरफ बढ़ूंगा। मियाँ साहब, आपने जो है वो एक जजमेंट जो है वो उसका अभी हमने सुना जो ऑनरेबल जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने दी है, उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो नाज़रीन के लिए मैं गोशगुजार करता जाऊं कि बुनियादी जो चीज थी वो यही थी कि जनाब इसके अंदर जो फादर था उसकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया गया। वो कहते हैं बच्चे ने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल करनी है या अगर उसकी कोई हायर एजुकेशन चल रही है और बच्चा बालिग भी हो चुका है, पहले जो यार्ड स्टिक था वो सिर्फ बलूगत तक था, बच्चा बालिग हो गया उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी तालीम को कंटिन्यू रखे, आगे बढ़ाए ना करे, वो उसकी जिम्मेदारी। अब ये जजमेंट ने एक नई तरह जो है वो नई एक डायरेक्शन दे दी है। आप समझते हैं ये फादर के ऊपर एक अजाफी बर्डन है या एक जरूरत थी? नहीं भट्ट साहब, ये बड़ी खूबसूरत जजमेंट है। इससे पहले भी थोड़ा सा लॉ इसकी तरफ टिल्ट था और 1-2 जजमेंट्स थी, लेकिन ये जजमेंट्स बड़ी डायरेक्ट जजमेंट आई है जो कि PLD 2025 लाहौर 152 है। ऑनरेबल अहमद नदीम अरशद साहब की ये जजमेंट है। ये मेंटेनेंस के ऊपर है कि अगर नॉर्मली हमारा लॉ ये कहता है कि जब बच्चे बालिग हो जाए, बेटा बालिग हो जाए तो वो 18 साल तक जो है वो मेंटेनेंस लेगा और बेटी जो है वो शादी तक जो है वो मेंटेनेंस लेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। लेकिन इधर इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस बयान की हैं कि कब बेटा जो है वो अखराजात बाप से
ले सकता है। हमारी अदालतों में 3 तरह के अखराजात दिए जाते थे, फूड से मुतल्लक थे, हमारे जो है वो कपड़ों से मुतल्लक कह लें, उनको मेंटेन करना था, या उसकी रहायश थी, जरूरियात जिंदगी से मुतल्लक। अब ये जो डेफिनेशन में एजुकेशन शामिल की गई है जरूरियात जिंदगी में, मैं ये समझता हूं कि ये खूबसूरती है। ठीक, ये एक खूबसूरत डेफिनेशन हुई है कि आपकी जरूरियात जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और जो मकान नहीं है, पहनावा ही सिर्फ नहीं है, आपकी एजुकेशन भी बुनियादी जरूरत है। और एजुकेशन हर बंदे का एक बुनियादी हक है, हर बच्चे का बुनियादी हक है। अब बाप जो है इसमें यह प्रिंसिपल ले डाउन किया गया कि अगर बाप जो है वो उसके सोर्सेज भी हैं और वो पे कर सकता है, तो बच्चे अगर सोर्सेज हैं तो जारी बात है उसने जो है वो सोर्सेज के साथ ही इंटरलिंक्ड हैं चीजें। और उसके साथ मैं आगे भी गुजारिश करता हूं कि वो जज साहब ने जो है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी ले डाउन किए हैं। ठीक, तो बच्चे की जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की जो फीस है वो बाप जो है वो पे करेगा, वो देने का पाबंद है। अब उसमें एक कदगन ये लगाई, एक तो जारी बात है वो फीस किसी अब्रॉड अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए बच्चा जाता है तो वो शामिल नहीं होगी, ऑब्वियसली वो तो लाखों में बहुत ज्यादा होगी, कॉस्टली होगी। वो यूएस से पढ़ना जा रहा है, वो ओवर बर्डन हो जाएगा, बाहर के मुल्क की कोई नहीं होगी। सिर्फ अपने मुल्क के अंदर जो एजुकेशन है, एक अच्छी एजुकेशन जो है वो बच्चा लेना चाह रहा है, तो बाप ने उसके एक्सपेंसेस देने हैं, वो एक्सपेंसेस उसने पे करने हैं। लेकिन उसमें कदगन लगा दी। कदगन क्या लगा दी जज साहब ने? उन्होंने कहा कि कोर्ट, ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट जब ये अवार्ड करेगी मेंटेनेंस इससे मुतल्लिका, एजुकेशन से मुतल्लिका, तो उस बच्चे का कैरियर, उसका एकेडमिक हिस्ट्री, उसके इंस्टीट्यूशन, उसका कंडक्ट, उसका फादर के साथ कंडक्ट, ठीक, ये तमाम चीजें जो है ये देखी जाएंगी। उसके बाद और फादर के सोर्सेज भी देखे जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं कि एक मजदूर है वो बड़ी मुश्किल से पहले बच्चे को जो है वो मेंटेन कर रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, उसको आप बर्डन यूनिवर्सिटी का भी डाल दे, ऐसी बात नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस हैं कि किस तरह से एक बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, उसकी कोई ग्रेड्स ही नहीं आ रहा है, आप बाप को ओवर बर्डन नहीं कर सकते। हाँ, वो उसका एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है, वो पढ़ना चाहता है, वो ओबीडियंट भी है, वो बाप के साथ मुलाकात भी करता है, उसका कंडक्ट भी अच्छा है, उसका क्लास के अंदर भी कंडक्ट अच्छा है, और वो एक शाइनिंग स्टूडेंट है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको इस वजह से डिप्राइव कर देना कि बाप क्योंकि उसको 18 साल तक दे सकता था, अब उसने यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देनी। ये पॉइंट आया, अच्छा किया कोर्ट ने और बहुत खूबसूरत जजमेंट। ये पॉइंट आया। मैं अपना नुमान, नाज़रीन आप जानते हैं नुमान कैसर और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, लातादाद बार आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया नुमान आपके वक्त का। मैं आपने थोड़ी बात सुनी, ये जजमेंट जो है हम डिस्कस कर रहे थे, ये ऑनरेबल जस्टिस नदीम अहमद नदीम अरशद साहब ने दिया, अच्छा लिखते हैं, और उसके अंदर उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी है मेंटेनेंस के जो मामलात होते हैं बच्चों की जो है कफालत को लेकर। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब ये बच्चे की जो एजुकेशन है इस चीज से कतई नजर के वो बालिग हो चुका है, अगर वो उसके दूसरी शराइत मुकम्मल है, जैसे अभी मियाँ साहब ने भी उसका तस्करा किया, तो वो बाप को देने चाहिए, वो उसकी लाइबिलिटी में शामिल है। क्या व्यू है आपका? जी भट्ट साहब, मैं इसको मुंसलिक करूंगा जो हमारा आइन का आर्टिकल 9 है। ठीक है जी, आर्टिकल 9 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, उसमें मुतअद्दिद बार आपकी जजमेंट है, शायरा रजा साहबा की जजमेंट है 1990s में, कहीं उसके बाद भी जजमेंट्स आई हैं। उसमें जो राइट टू लाइफ है इसको बड़ा खुला डिफाइन किया गया, और उस राइट टू लाइफ के अंदर ना सिर्फ ये कहा गया है कि आपकी जिस्मानी जो एक आपका जिस्म नजर आता है उसको मेंटेन करने की बात हो रही है, बल्कि आपकी हेल्थ की बात हो रही है, आपकी एजुकेशन की बात हो रही है, आपकी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, आपकी वेलबींग की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें उस आइन के अंदर पिना है। तो अगर इसी अंदाज से हम अपना जो भी स्टैट्यूट हमारा आता है वो आइन की प्रोविजंस के अंडर ही आता है ना। ठीक ठीक। तो अगर बेशक जो फैमिली लॉज हैं, अगर बच्चों के हद तक देखा जाए तो उनका जो बुनियादी मतमा नजर है वो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ठीक ठीक, कि हर वो चीज की जानी चाहिए जिससे बच्चे का फायदा। ठीक ठीक। अब मैं समझता हूं कि मैंने जजमेंट पढ़ी तो नहीं, लेकिन जितने अच्छे तरीके से मियां साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है, मैं काफी हद तक इस बात को समझ गया हूं कि बुनियादी कानून तो पहले ये था कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उस वक्त तक जो मैंने राइट टू लाइफ वाली बातें की हैं, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटेनेंस, सब चीजें करनी है। लेकिन ये कह देना कि एक वालिद जो कि अफोर्ड कर सकता है वो 18 साल के बाद बच्चे की एजुकेशन नहीं करेगा क्योंकि कानून ये कहता है। ठीक ठीक। देखिए मैं समझता हूं तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि एक वालिद
जिसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 18 साल से पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कि उसको कहा जाएगा भाई तू बाद भी अफोर्ड कर, दिस इज दिस नॉट लॉजिकल। ठीक। तो ये उसी सूरत में है जब फादर की कैपेसिटी है। तो दूसरी उन्हें बातें लिंक की हैं कि अगर वो 18 प्लस है, उसका कंडक्ट अच्छा है, वो क्लास में ब्राइट एंड शाइनिंग स्टूडेंट है, तो उस लिहाज से ये ओवर एंड अबव इज अर्लियर ऑब्लिगेशंस, बिल्कुल अदालत ने ये उस पर ऑब्लिगेशन लगाई है। और मेरे ख्याल में एक अच्छा एक रास्ता निकाला है जिससे हमारे मुल्क में जो तालीम पहले ही कम है, खासतौर पे हायर एजुकेशन, उसको काफी फरोग मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं नाज़िर सब इसमें जो है इस जजमेंट के अंदर मोहम्मदन लॉ का जो सेक्शन 370 है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है कि 370 जो है वो बाप की मेंटेनेंस पे करने की और दादा की और वालदा की तरफ से मेंटेनेंस पे करने की बात करता था, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है इसमें। और इसकी एक मुख्तलिफ हवालों से जज साहब ने जो है वो डेफिनेशंस मेंटेनेंस की ली हैं और मुख्तलिफ कवानीन और मुख्तलिफ जो हमारी जुरिस्प्रूडेंस है उनसे उन्होंने रहनुमाई लेते हुए इसको जजमेंट ये डिलीवर की है। और इसकी जजमेंट्स की जो फुटिंग है वो बड़ी लॉजिकल है और बड़ी अच्छी जो है ये एक जजमेंट। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, तीसरे और आखिरी गालबन मौजू, थोड़ा मेरा एक सवाल है वो एंड में पूछूंगा, उसके तरफ बढ़ूंगा। अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो ड्रग का इस्तेमाल है उससे पेरेंट्स बल्कि हर शख्स माशरे का खौफजदा है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, कमसिन होते हैं, उस एज के ऊपर होते हैं जिसके अंदर शायद वो उस तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। एक हियरिंग के अंदर रिमार्क्स आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने उसके ऊपर दिए, बात की है कि जनाब प्रिंसिपल लायबल होगा अगर किसी भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई ड्रग्स वगैरह रिकवर हुई। तो मैं नुमान आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपने खबर सुनी और आपने देखा है कल की हियरिंग भी थी, उसके अंदर एक हमारा इदारा है उनको भी उन्होंने मुतनब्बे किया, गालबन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आप क्या समझते हैं, बड़ा एक संजीदा मामला है, बात खबर छोटी सी थी लेकिन बड़ा एक संजीदा मामला है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल के अंदर, पहले तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के हद तक था, अब स्कूल्स के अंदर भी खबरें आती हैं, बड़ा एक खौफनाक क्या कानून है इसके बारे में, किस तरह से इस चीज का तदारुक किया जा सकता है? जी बट साहब, मुझे खुशी हो रही है इस तरह की जजमेंट्स देख के, जैसे अभी हमने पहले ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया, अभी इस तरह की जिस तरह का हमारे मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टेनिटी हर तरफ नजर आ रही है, तो लगता है कि जो हमारा इंसाफ का निजाम है कुछ तवज्जो आम अवाम की तरफ भी रखे हुए है। तो जहां तक इस जजमेंट का ताल्लुक है, ये अभी प्रोसीडिंग है, जजमेंट उस तरह से नहीं आई, चले ऑर्डर है, ये जो अभी ऑर्डर है इस ऑर्डर का ताल्लुक है। तो देखिए मैं तो इसको इस अंदाज से देखता हूं कि जब अगर एक कमसिन बच्चा अपने घर में होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ बाप की, ठीक है, एक खास उम्र तक तो उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी भी नहीं होती, 7 या 10 साल की उम्र है, मियां साहब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्रिमिनल एक्सपर्ट है माशाल्लाह, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट है। तो उसके बाद सर्टन एज होती है, ये उस दौरान भी एज आप देखते हैं कि वालिदैन को मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा अगर वो बच्चा कोई क्राइम करेगा। ठीक है, जैसे हम सुनते रहते हैं कि कोई पतंग उड़ाते हुए बच्चा पकड़ा गया, उसके बाप को पकड़ के उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी गई। तो इसी तरह जब वो बच्चा स्कूलों के हवाले किया जाता है तो क्या स्कूल के अंदर भी होते हुए उसके माँ बाप को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे आप? नहीं, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे की कस्टडी, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो स्कूल के पास है और बच्चा खुद अपने तय कोई फैसला नहीं कर सकता, इज नॉट एन एडल्ट। तो उस लिहाज से उसकी स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हेडेड बाय द प्रिंसिपल, उन्हीं ही को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। अब ये एक वो कहते हैं ना लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस भी इन चीजों में नजर नहीं आ रही होती। लेकिन आई एम ग्लैड कि ये इतनी बुनियादी बात हमारी अदालतों ने देर आए दुरुस्त आयत इसको पिक करके इसका वो निफाज करने जा रही है। जहां तक आपने जिक्र किया, देखिए ये जो नशा है, किसी चीज का भी नशा, ये हम इसमें हीरोइन का जिक्र करते हैं, शीश का जिक्र करते हैं, इवन मैं तो तंबाकू नोशी को भी नशा कहता हूं, है भी वो नशे के जुमरे में आता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी किसी भी मुल्क की जो कमसिन बच्चे तो अपनी जगह, नौजवानों को खराब करने में सबसे बड़ा इनका किरदार होता है। बिल्कुल ठीक। और एक ऐसा मुल्क जहां नौजवानों की अक्सरियत है, वो मुल्क जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जिसका तस्वर किया जाता है, और वो नौजवान जिन्होंने जाके तालीम हासिल करके, स्किल्स हासिल करके, ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए उन्होंने दे हैव टू अर्न अ लिविंग, बल्कि उन्होंने मुल्क के लिए भी ज़रिए मुबादला कमाना है, मुल्क के लिए भी मुल्क का नाम भी रोशन करना है। बिल्कुल ठीक। अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे और प्रोटेक्शन ना दिए जाने पे किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराएंगे तो अल्टीमेट नुकसान इस मुल्क का हो।
पॉइंट आया, मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो मेरा आप ये सवाल समझ लीजिएगा कि ये इस तरह से अवेलेबिलिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर, पहले तो कोई कहा जाता था हीरोइन है, सिगरेट है, कोई इस तरह की चीजें, अब तो ऐसे नशे जो है वो नाम सुनने में आते हैं शायद जिनका हम टीवी पे जिक्र भी नहीं कर सकते। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या फिर हम कहते हैं जी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई आउटफोर्स ना जाए, पुलिस ना जाए, कोई जो है वो एंटी नारकोटिक्स वाले ना जाए, इंस्टीट्यूशन की बदनामी हो जाएगी। एक नाजुक सा मरहला है। क्या इंस्टीट्यूशन को अपनी फोर्स को डेवलप करनी चाहिए? पहले तो हम क्या हमारे एक मास्टर्स होते थे, पीटी मास्टर आप कह सकते हैं, प्रॉक्टर होते थे, उनकी हम देख के जो है हमारे जमाने के अंदर तो वो बड़ा एक दहशत होती थी। तो कोई इस तरह की हरकत उस तरह से, अब क्या हो गया है? नौजवान ज्यादा तेज हो गए हैं, किस दौर में जा रहे हैं हम, क्या देखते हैं? बट साहब ये जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, और किसी हद तक मैं एज ए फुली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन किसी हद तक ठीक किया, क्योंकि जब कस्टोडियन जो है वो बीइंग कस्टोडियन और बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल किसी हद तक जिम्मेदार है। बट साहब इसके ऊपर ऑलरेडी लॉ मौजूद है। अच्छा। कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हदूद का तयन किया गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 मीटर के अंदर आप किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी, सिगरेट या ऐसी कोई भी चीजें आप फरोख्त नहीं कर सकते। अब देखें, इसको कलेक्टिवली चीजों को देखना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर तो नहीं कर देंगे, आपने बतौर मुआशरा भी चीजें देखनी। बतौर मुआशरा क्या करना है, आपकी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपने इन्फोर्स करें उस लॉ के अंदर कि 200 मीटर के अंदर अंदर वो जो शॉप्स बनी हुई हैं या कोई ऐसी अगर एक्टिविटी हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई ड्रग्स या इस तरह की चीजें उनकी अवेलेबिलिटी है तो वो उसके हवाले से कानून सख्त होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा एतराज अदालतों पे भी इस हवाले से है कि हमने एक मैकेनिज्म बना के दे दिया कि अगर 1000 ग्राम से ऊपर है तो उसकी बेल हो जाएगी, 1000 ग्राम से नीचे है तो बेल हो जाएगी, इससे ऊपर है तो बेल नहीं होगी। ठीक। ये क्या मैकेनिज्म है? या तो आप कह दे कि ऑफेंस किया तो बेल किस चीज की, और अगर आप कहते हैं कि इसने ऑफेंस ही नहीं किया, बेशक 1 किलो है, तो आप उसकी बेल ले लें। ये जो मैकेनिज्म बनाया है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, मुझे आज तक ड्रग्स के हवाले से ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसकी कसौटी क्या है। कि आपने एक फिगर दे दी, आप जितना मर्जी अच्छा केस हो, कहते हैं जी 1000 से ऊपर है, नहीं जी हम बेल नहीं लेंगे। अच्छा 1000 से नीचे है, बेशक उसके खिलाफ 100 केसेस दूं, आप कहते हैं चले जी 1000 से नीचे लीनियंट व्यू है। तो हुकूमत को अपना रोल प्ले करना होगा। अच्छा जो 100 ग्राम की बात है कि 1000 ग्राम की आप कह रहे हैं, जो बेल है मुख्तलिफ है ना, उसमें 1200 ग्राम 1000 ग्राम मुख्तलिफ है इस तरह से। ठीक। अच्छा, अब जो प्रिंसिपल की लायबिलिटी है, बीइंग इंस्टीट्यूशनल हेड, प्रिंसिपल को जो है वो विजिलेंट होना चाहिए। और हम जब बट साहब तलीमी इदारों में पढ़ते थे, जिनसे हम पढ़ के आए, तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते थे वो बड़े मैटर करते थे। ठीक। कहीं से गुजरते होते थे तो यकीन करें पता होता था कि ये हमारे प्रिंसिपल जा रहे हैं, एक उनकी एक कह ले कि ऑनर कह ले, उनका एक दबदबा होता था जिस बुनियाद के ऊपर टीचर्स भी क्लासेस लेते थे, जिस बुनियाद के ऊपर स्टूडेंट्स भी जो थे वो विजिलेंट होते थे। और ये बिल्कुल किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल जो है वो प्रिंसिपल को मुर्दे इल्जाम न ठहरा दें। उसके खिलाफ आप उसके खिलाफ एफआईआर करके आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें और आप बरीजिमा हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। नुमान की तरफ ये बात लेके जाए, नुमान बड़ा सेंसिटिव इशू होता है कि स्टूडेंट को आप उस तरह से पेनलाइज करें, उसके ऊपर एफआईआर दे दें, वो उसके कैरियर का मसला है। अब वो उसको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर उस तरह से आप तलाशी नहीं ले सकते, आप पुलिस फोर्स को अंदर नहीं भेज सकते, तो आपको इंटरनली तो कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ना कि आप उससे बचा भी सकें, क्योंकि बड़ा इजीली बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्कूल्स के अंदर। आप किसी जगह का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये तो जुबान से आम एक बात है। देखिए भट्ट साहब, आपने जिक्र किया प्रॉक्टर का, माशाल्लाह आप भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, मैं भी उधर की पढ़ा हुआ हूँ। तो वो उधर हमारे एक प्रॉक्टर हुआ करते थे, उनका मुझे अब नाम जेहन में नहीं, शायद मिर्जा साहब, शायद शरीफ साहब थे। एग्जैक्टली। तो वो उनके सामने हम बगैर यूनिफॉर्म के भी गुजरते थे तो हम 10 दफा सोचा करते थे। सोचे ड्रग्स का तस्वर अनथिंकेबल था जी। तो ये वो जो रोब और दबदबे की हम बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो हमारे तालीमी इदारे हैं, खासतौर पे स्कूल, उनमें ये कहीं ना कहीं मौजूद है। जो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, मियां साहब ने अपनी जगह बड़ी अच्छी बात की है।
लेकिन देखिए स्कूल की हद तक आप बाहर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंदर आने नहीं दे सकते, ठीक। ये तो स्कूल की प्राइवेसी का ताल्लुक है। लेकिन अब कुछ स्कूल ने control भी अपनी- करना है। जी मैं वो यूज कर रहा हूं, जी। स्कूल ने इंटरनल फोर्स बनानी है, स्कूल ने इंटरनल मैकेनिज्म बनाना है, जो मर्जी बनाना है, स्कूल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज टू बी ऑफ द मैनेजमेंट हेडेड बाय द प्रिंसिपल। जहां तक स्कूल से बाहर का ताल्लुक है, अब देखिए उस प्रिंसिपल की जुरिस्डिक्शन उस स्कूल से एक कदम बाहर रखने के बाद भी नहीं, ठीक 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 है। उसके बाद से आपकी पब्लिक से मुराद है पब्लिक पुलिस, जी ठीक ठीक है। ना तो कोई पुलिस की control जिम्मेदारी है, और साथ साथ हमारे जो आम जो शहरी हैं, जिस तरह देखिए हम लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो हम उसमें ये नहीं कहते कि सिर्फ पुलिस ने पॉलिसिंग करनी है, आम लोगों की भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आम शख्स कोई ऐसा कोई बैग देखते हैं रास्ते में जिसको लगता है कि कोई टेररिज्म का खतरा हो सकता है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस की हेल्पलाइन पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करें। ठीक। सो इसी तरह अगर कोई वाकया आम शहरी देखता है किसी स्कूल के बाहर, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस की इंफॉर्मेशन पे मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 15 का हमने निजाम तो बड़ी ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, उसकी पब्लिसिटी भी बड़ी करते हैं। कभी आपको 15 कॉल करने का मौका मिला? जी मुझे कई दफा मौका मिलता है, और 15 में कॉल करने के बाद जिसने कोई चीज की होती है वो प्रॉपर काम करके घर जाके सो के दोबारा उठ के भी आ जाता है, पुलिस वाले अभी तक नहीं पहुंचे होते। ठीक एक और दूसरा है कि जब एक दफा उनको कॉल कर देते हैं तो 35 कॉलें और आती हैं फॉलो अप करने के लिए। अब बंदा जिसपे एक मुसीबत आन पड़ी है, उसको चोरों ने पकड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, ठीक। या उसकी चोरी कर रहे हैं, वो आपको अपनी लोकेशन से बताता रहेगा। ठीक ठीक सो ये पुलिस ने भी जो एक निजाम बनाया हुआ है सिर्फ शोभदाबाजी है, दिखाने के लिए है। सो अगर अवाम को आप कंफर्ट देंगे, इसमें एक व्हाट्सएप सिस्टम होना चाहिए कि अगर मैं देखता हूं कि किसी स्कूल के बाहर कोई ड्रग सेलिंग हो रही है, मैं उसकी पिक्चर खींचूं, वीडियो बनाऊं, उस व्हाट्सएप पे सेंड करूं, ठीक। और उसके बाद प्रॉम्प्टली एक्शन हो, ना कि वो फर्दर फोन कॉलें आ रही हो, फर्दर व्हाट्सएप हो रहा हो। तो ये हमें पॉलिसिंग का निजाम व्हाट्सएप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आराम से हम इल्जामात जो है ना जिम्मेदारियां दूसरों पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये, और जो एक आखिरी बात व्हाट्सएप में करना जी, जी, चाहूंगा, प्लीज, प्लीज। वो जो अभी मियां साहब ने जिक्र किया ना कि हमारी अदालतों ने क्या निजाम बना रखा है कि इतनी क्वांटिटी होगी तो उसकी बेल है, इतनी क्वांटिटी, इसी में मैं थोड़ा सा ओवर ऐड कर देता हूं। आपने एक सेक्शन सुना होगा, नाजरीन के लिए बात कर रहा हूं, 489F पाकिस्तान पिनल कोड। जी 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 उसमें भी अमाउंट्स आती हैं जी। मैं पिछले दिनों जज साहब का नाम लिए बगैर जारी से बात करनी है मैंने, और ये तो 1,23,00,000 की अमाउंट है जी। वकील साहब ये तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा सर 489F में कहां लिखा हुआ है कि इससे ऊपर पे बेल होगी और इससे कम पे बेल नहीं होगी। ठीक ठीक अब एक ऐसी बात है कि कानून पे कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लेकिन है। इंटर- आपने जो practice में- 489F के इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे करने हैं। वो आपका 1 रुपए का चेक है, वो आपका 1 अरब का चेक है। ठीक। इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं तो आप यू गिल्टी, नहीं पूरे होते हैं तो यू लायबल टू गो ऑन बेल और एक्विटेड। तो ये हमें जरा थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर है। साहब, इसमें जी, मैं जी, एक चीज जी, जी, ऐड करूंगा, जी, 2 जी, मिनट प्लीज। में आपके लूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग्स के हवाले से टॉपिक है जी। और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में आपके जी, जी, प्लीज, अच्छा, सर। इसमें एक मुरत्तब पॉलिसी मुरत्तब करने की जरूरत है। आप ये ना कह दें कि जी ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, इसके खिलाफ FIR दे दें। आप एक पॉलिसी मेकिंग बनाएं। पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी? जी। आप अपने निसाब के अंदर शामिल करें, आप बच्चों को एजुकेट करें ड्रग्स के हवाले से। ठीक। आप उनको एजुकेट तो करें ना, हम बच्चों को ड्रग्स के हवाले से एजुकेट कर रहे हैं, ना हम बच्चों को एथिक्स के हवाले से, रोड्स के जो है वो इशारों के हवाले से, ट्रैफिक रूल्स के हवाले से एजुकेट कर रहे हैं। हमने तो किसी को एजुकेट ही नहीं किया। अपना सिलेबस इस तरह का बनाएं, उसमें चीजें ऐड करें। बच्चे जब छोटी उम्र के हैं, जो अब वो 5 क्लास तक जाते हैं, उस वक्त तक आप बच्चों को एजुकेट कर दें। ये मुआशरती बुराइयों के हवाले से, मैनर्स के हवाले से, ये जो मसाइल हैं इनके हवाले से आप उनको ग्रो ही इस तरह से करें कि कल को वो उनको पता हो कि ये चीजें गलत हैं। आप अपने निसाब में आप करते नहीं है, आपने कोई किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया। एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे बड़ा बुरा लगता है ये ड्रग्स, इस तरह से कर दे। दूसरा बंदा आता है, वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, कभी बात नहीं करता, सालों तक बात नहीं होती। एक फोर्स अगर ऑलरेडी मौजूद है तो उस फोर्स को एक्टिव करें। कवानीन मौजूद है, उनको एक्टिव करें। देखें जो लोग इसमें बड़ा फैक्टर आपका बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर जो है वो स्मगलिंग जो इस तरह के मंशियात ड्रग्स के हवाले से है, उन लॉज को सख्त करने की जरूरत है, कवानीन को सख्त करने की जरूरत है। आपकी जो जेलें हैं उनके अंदर जो है वो निजाम मुरत्तब करने की जरूरत है। इसी तरह से आपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हेड्स हैं,
उनको वर्कशॉप्स, उनको आपने एजुकेट करना है कि आपने बच्चों को किस तरह से, आपने माशरे को एजुकेट करना है। आप माशरे के अंदर ना किसी ने कभी कोई बैनर लगाया, आपका बिजली का बिल आता है, आप लिखते हैं कि जी करप्शन हराम है, आप उसके ऊपर ये भी तो लिख सकते हैं किसी जगह पे भी कि ये जो मंशियात से पाक, ये इस तरह से रोकथाम, आप उसका भी तो पंफलेट जारी कर सकते हैं। आप लोगों को एजुकेट तो करें, आप पेरेंट्स को एजुकेट करें, सोशल मीडिया के जरिए एजुकेट करें, तो फिर ये इस बला से हम जान छूट सकती है। ये बहुत बड़ा नासूर है, हमें अपने बच्चों को इससे बचाना है। मैं एक क्रेडिट जरूर दूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उन्होंने ये वेब के ऊपर पाबंदी लगाई है, ये इसकी कुछ मेरे इल्म में कुछ शॉप्स इन्होंने बंद कर दिए, जुर्माने रख दिए, बहुत अच्छा इकदाम है। इसके ऊपर जितनी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती करें। मेरे शायद कोई दोस्त नाराज हो जाए, सिगरेट के ऊपर जितनी सिगरेट जो है वो आप एक सिगरेट आप फर्ज करें 100 रुपए का, तो उसको 1000 रुपए का कर दें। ठीक ठीक, ये लग्जरी है आपकी, आपका जरे मुबादला जाता है करोड़ों का इसके ऊपर, आप ना पिए। माशरे को बचाना है अपने अपने बच्चों को। मैं बड़ी अच्छी मियां साहब ने बात की। नुमान, आप क्या समझते हैं इसके अंदर जो है वो कोई लेजिस्लेशन फर्दर होनी चाहिए, या इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप कोई इन्फोर्समेंट इस तरह से करें कि जिसके अंदर ये आ जाए, क्योंकि बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अब जाहिर है यही स्टूडेंट कल को हमारा मुस्तकबिल भी है। आज हम उन्हें कोई निगहदाश्त नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं जी ठीक है, और बड़ी एक मामूली सी कैजुअलनेस एक पाई जाती है कि जनाब बच्चे हैं, कर रहे होंगे, जवानी का जोश है, कानून कहाँ पे है, हरकत में आना चाहिए। देखिए बख्श साहब, बुनियादी बात जो मुझे लगता है हमारा माशरा, हमारी रियासत उसमें काफी हद तक पीछे रह गई है, वो ये है कि हम जिस हद तक भी तवज्जो दे रहे हैं वो तालीम पे दे रहे हैं, तरबियत पे हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं। ठीक ठीक। हम जब हम बड़े हो रहे थे तो तालीम तो एक नॉमिनल हद तक मौजूद थी, जिस तरह के स्कूल्स मौजूद थे उसमें हम तालीम हासिल किया करते थे। वालिदैन अपनी तरफ से हमें जो उस वक्त के उस इलाके में जो सबसे बेहतर स्कूल हुआ करते थे और भेजा करते थे, लेकिन उधर एक तरबियत का भी एक अमल दखल हुआ करता था। वो जो भी जिक्र किया मियां साहब ने कि एक माहौल जो होता है, ये वो चीजें हैं जो माहौल सिखाता है। ठीक, आपका उस्ताद अगर आपके सामने आपके लिए एक रोल मॉडल है, आप अगर उसकी क्लास अटेंड करते हैं तो वो जो आपको मशवरे देगा, वो जो एडवाइस देगा, उसका भी अमल दखल है। इसी तरह जब माशरे में आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बड़ों से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी इंटरेक्शन से आप सीखेंगे, अपने दोस्तों की इंटरेक्शन से सीखेंगे। तो ये जो तरबियत का अमल है ये मिसिंग है। जहां तक आपने बात की है रियासत का, इसमें क्या रोल होगा जी। रियासत देखें, कवानीन अगर मैं देखता हूं, एंटी नारकोटिक के जो आपकी कवानीन है 1997 का CSNA, वो आपका मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसमें खास तौर पे स्पेशल प्रोविजन इस लिहाज से मौजूद नहीं है स्कूलों के बारे में, ठीक है। तो मैं समझता हूं उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस खास तौर पे डालनी चाहिए, जिस तरह भी हम सब कुछ बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी ड्रग्स या इसकी खरीदो फरोख्त स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर होती है, ये तो भी जज साहब की एक डायरेक्शन आ गई इस्लामाबाद की हद तक, ठीक है, तो बाकी पूरे मुल्क में तो निजाम वही है जो पहले चल रहा है। ठीक, तो ऐसी चारों सूबों को, फेडरेशन को मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए जो ये जो मैनेस ऑफ ड्रग है इसके खिलाफ एक कलेक्टिव पॉलिसी करें और उसके बाद कवानीन बनाए। ये एक बुनियाद। दूसरी बात यह है कि जो कवानीन मौजूद भी हैं, इनकी इन्फोर्समेंट कहां है जी, ठीक है। अगर इसी कवानीन के तहत भी अगर आप इन्फोर्समेंट करना चाहें, जो भी ऑलरेडी बातें कर रहे हैं जी, ठीक है, कि अगर स्कूल के अंदर इसको ड्रग्स मिलती हैं, खरीदो फरोख्त उसकी पाई जाती है, तो दैट इज एन ऑफेंस, बिल्कुल ठीक, दैट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। स्कूल के बाहर भी खरीदो फरोख्त अगर होती है तो वो भी ऑफेंस है। तो उसको पकड़ के प्रॉपर तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। प्रॉब्लम हमारा वही है इस मुल्क का कि आपकी इन्वेस्टिगेशन किस क्राइम की आप प्रॉपर अंदाज में करते हैं, कहां आपकी एविडेंस कलेक्शन बेहतर है, अगर वो कर भी ले तो आपकी प्रोसिक्यूशन कहां बेहतर है, अगर प्रोसिक्यूशन हो भी जाए तो जजेस के पास क्या इतनी नो है, जजेस के पास नो हो भी जाए तो क्या वकला हमारे वेल ट्रेंड है कि नहीं। देखिए जो पूरी चेन है, इस चेन ने मिलके वो जो खरीदो फरोख्त हो रही है उसको खत्म करना है, मुल्जमान को कैफे किरदार तक। बिल्कुल ठीक है। मैं ये सब इख्तिताम पे हूं। मैं दोनों से आपके मुख्तसर रिकॉर्ड जल गया है सिविल कोर्ट के अंदर। नाज़रीन की तरफ से एक सवाल था कि लाजमी पूछिएगा, बल्कि हम इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम भी करेंगे। इस तरह से क्या सूरत हाल है, मुख्तसर क्या वे आउट होगा? बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया ये एक इंसिडेंट, और यकीन करें बड़ा इसके ऊपर दुख भी है। अब फाइलें रिकंस्ट्रक्ट होंगी, दोनों पार्टीज के जो वकला हैं या पार्टीज के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ा मुख्तसर बता रहा हूं, जो रिकॉर्ड जल गया है, जो ट्रेसेबल नहीं है दोनों पार्टीज के पास,
और दोनों वकला के पास जो जो फाइलें होंगी, जो जो डॉक्यूमेंट होंगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट फाइल को किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है और बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा और ये नुमान टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मुख्तसर क्या एग्री कर रहे हैं मियां साहब? जी मियां साहब से तो मैं डिसएग्री करने का सोच भी नहीं सकता। वो बात भी वैसे ठीक कर रहे हैं, माशाल्लाह एक्सपर्ट है हमारे प्रोफेशन के। लेकिन गुजारिश ये है कि जिम्मेदारी किसकी थी? ठीक, कि जिम्मेदारी किसकी? जिसकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करके उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएं, उसको सख्त से सख्त इल्जाम दे कि इसमें लोगों की करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी के मामला है। बिल्कुल ठीक। इसके अंदर लोगों की जानों के तहफ्फुज की बात हो रही थी। और खुदा के लिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी प्रायोरिटी नहीं है आपकी हाई कोर्ट की। अब तो आपको पता चल गया है कि जो हालात हो गए हैं, अब तो प्रायोरिटी इसको बना ले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। मैं एक छोटी सी बात कर दूंगा, क्या आज तक हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिकॉर्ड जला है? नहीं, बिल्कुल नहीं जला। नाज़रीन, ये सोचने की बात है, एक तफसील तलब जो है वो टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।